देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग विधेयक 2015 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार इस विधेयक को भी संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करवाने का प्रयास करेगी ताकि ये आरक्षण कानूनी दांवपेचों में न फंसे। साथ ही राज्य के गुर्जर, बंजारा, गड़िया लोहार, रेबारी, गडरिया आदि को विशेष पिछड़े वर्ग के रूप में अलग से 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस तरह अब राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग को 21%, अनुसूचित जातियों को 16%, अनुसूचित जनजातियों को 12%, आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14% और विशेष पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण मिलेगा। यानी कुल मिलाकर राज्य में अब 68% आरक्षण हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण के 50% दायरे से बाहर है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने साल 2009 और 2013 में 50% से ज़्यादा आरक्षण वाले प्रावधानों को असंवैधानिक करार दे दिया था। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में इतने बड़े पैमाने पर किए गए इस आरक्षण के क्या मायने हैं और क्या ये ठीक उसी रूप में लागू हो पाएगा जैसा विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़ेंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पार्टी प्रवक्ता, लेकिन फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा, ओबीसी आरक्षण और रक्षा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ओमवीर सिंह मंदार और देश के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। आप सभी का स्वागत है। इम्तियाज़ साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा कि ये जो राजस्थान विधानसभा ने नया आरक्षण का एक विधेयक पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि पहली बार आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको 14% आरक्षण दिया जाएगा। किस रूप में आप इसे देखते हैं और क्या ये वैसा लागू हो पाएगा जैसा राज्य सरकार दावा कर रही है? देखिए, अब राज्यों में पहले से परंपरा रही है कि आरक्षण दे सकते हैं और मुश्किल ये है कि इस किस्म के रिजर्वेशन के जो आरक्षण हैं, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। जिन हम इम्तियाज़ साहब के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। आलोक शर्मा साहब, आप किस रूप में देखते हैं राजस्थान विधानसभा ने जो ये नया आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया है, कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, राज्यपाल की मोहर लगने के बाद ये कानून बन जाएगा। लंबे समय से गुर्जर वहाँ आंदोलन कर रहे थे, आपकी भी राज्य सरकार थी, उसे भी इस आंदोलन को झेलना पड़ा था, क्या कहेंगे? देखिए सर, इसमें जो मेन चीज़ आती है, जो आपने भी अपने शुरुआती उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 50% वाला गाइडलाइन है, उसमें कहीं ना कहीं वो एक कानूनी पेचीदगी बनी हुई है। 2008 में भी इसी तरह से वसुंधरा जी की सरकार ने यही बिल पास किया था और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था। 1950 से जब से रिजर्वेशन की बात चली आ रही है, तब से SC ST हों चाहे OBC हों, कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन का समर्थन किया है, क्योंकि हमारा इतिहास उस तरह का रहा है। कांग्रेस पार्टी का 2014 का जो मैनिफेस्टो था, उसके अंदर भी बहुत कैटेगरिकली हमने कहा था कि ऐसा कोई डायलॉग हो, ऐसा कोई रास्ता बने कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है वो भी चलता रहे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन ना होते हुए इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शन है उसको भी बेनिफिट मिले। उसी दिशा में आज एक कदम है केवल, लेकिन इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियाँ, क्योंकि इसमें कोई डायलॉग नहीं हुआ है, इसका कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड आधार नहीं लिया गया है। और अभी भी जो वहाँ के गृह मंत्री महोदय की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, द स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो मेक फुल एफर्ट्स टू गेट बिल इंक्लूडेड इन अ 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बहुत बड़ी ये पेचीदगी अभी बची हुई है, जो उनके स्वयं राजस्थान के जो वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट है। इस दिशा में कदम उठता है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में मोहन भागवत साहब की स्टेटमेंट आती है और उसके बाद एक राज्य सरकार इस तरह का कदम उठाती है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रक्रिया जो है वो अपने आप में बहुत से प्रश्न चिन्हों के साथ आई है। जी, ओमवीर सिंह जी, आप पिछड़े वर्गों की जो आरक्षण रक्षा समिति है उसके अध्यक्ष हैं, उसके लिए आंदोलन करते रहे, आप इस राजस्थान विधानसभा के प्रस्ताव को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो प्रस्ताव आया है, मैं इसे स्टार्ट करूंगा जिस समय हार्दिक पटेल ने गुजरात में एक
किया था तो तब भी मैंने आपके चैनल पे ये बात बोली थी कि ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन देना रिजर्वेशन को एक डिस्प्यूटेड विषय बनाने की एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जो 2 दिन पहले भी एक स्टेटमेंट आई थी कि रिजर्वेशन को इकोनॉमिक बेस पे दिया जाना चाहिए, उसी का एक पार्ट हार्दिक पटेल था और उसी का पार्ट ये राजस्थान का रिजर्वेशन है। मेरा इसमें कहना ये है, आप इकोनॉमिक बेस पे जो रिजर्वेशन की बात करते हैं जी, उसमें पहली बात तो यह है कि जो संविधान का प्रावधान दिए गए हैं, संविधान की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है संविधान की रिजर्वेशन से संबंधित, वो इकोनॉमिक कभी भी नहीं रही है। और इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन देना सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का को तो ओवर रूल करना है ही, उसी का तो उल्लंघन करना है ही है। साथ के साथ जो संविधान की स्पिरिट है कि सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को ही रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, उस सबसे आगे बढ़ के जो सरकारें कर रही हैं, प्रेजेंट सरकार जो कर रही है, पिछली सरकार ने भी एक अटेम्प्ट किया था जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, ये उसका एक हिस्सा है। और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को आप ग्राउंड बना दो, जबकि इकोनॉमिक एक परमानेंट बैकवर्ड फीचर नहीं है। कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिकली बेस पे परमानेंट बैकवर्ड नहीं हो सकता। इकोनॉमी की आदमी की हर साल बदल सकती है, 2 साल में बदल सकती है, 4 साल में बदल सकती है, लेकिन जो बैकवर्ड के पैरामीटर पार्लियामेंट संविधान में दिए गए हैं, सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस, दे आर मोर स्टेबल, ज़्यादा परमानेंट नेचर की हैं, ज़्यादा दिन तक जाती हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से पहले ख़त्म नहीं हो सकती। कोई जाति अगर सामाजिक रूप से पिछड़ी है तो उसको लंबा समय लेकिन ओमवीर जी, जो ज़्यादातर लोग हैं वो तो पिछड़े वर्ग के ही हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं। फिर अगर 14% आर्थिक रूप से पिछड़े भी इसमें शामिल हो गए हैं तो इसमें आपको एतराज़ क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, देखिए, जो इकोनॉमिक जो SC/BC जो दिया गया है स्पेशल बैकवर्ड वाला, वो जातियाँ पिछड़े की हैं जी, लेकिन जो इकोनॉमिक दिया गया है ये पिछड़ी जातियों को तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है। ये जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं है उनमें जो बीकर हैं, उनमें जो पुअर हैं, ये आपको देखना पड़ेगा उसमें कि उसमें जो गरीब लोग इन्होंने दिखाए हैं उनके लिए है। उसके बाद देखना पड़ेगा, किए गए हैं उसमें गड़िया भी किए गए हैं। वो स्पेशल बैकवर्ड जो 5% वाला है जी, देयर आर 2 बिल्स जी, एक स्पेशल बैकवर्ड 5% वाला जो दिया गया है, जिसके लिए गुर्जर आंदोलित थे, जी, ऑफ कोर्स वो तो ST के लिए आंदोलित थे, लेकिन सरकारों ने एक बहुत बड़ी फेलियर कहूँगा मैं उस सरकार का कि जहाँ 72 लोगों की हत्या हो जाती है और उसके बाद भी उनकी डिमांड को ना मान के एक अलग से बीच का सा रास्ता निकाला जाता है, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको स्टे कर देता है। फिर से वही एक तरह का एक लॉलीपॉप दिया गया है उसको वो करने के लिए। लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिक वाले की बात है, मेरा कहना है उसमें यह है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो कहाँ से असिस होगी, ठीक है, और वो खाली हायर कास्टों को लिए कवर करने के लिए षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं आता हूँ आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी जुड़ गए। गोपाल अग्रवाल साहब, आपकी राजस्थान सरकार ने ये आरक्षण का एक नया प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा में, और जिसे संविधान की 9वीं अनुसूची में भी शामिल कराने की बात हो रही है, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी विवाद पहले ही उठ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये लागू हो पाएगा, आप आश्वस्त हैं? तो मैं एक तो पहले जो अभी मेरे पूर्व वक्ता थे उनका नाम मेरे को नहीं पता चला, लेकिन मैं उनकी बात पे जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो आर्थिक आधार को जो मान रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हर जाति में आर्थिक आधार पे होगा। यह आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए 14% रिजर्वेशन है, तो ये जातिगत रिजर्वेशन ही है, लेकिन वो जातियों को आइडेंटिफाई किया है जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जाती है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुख्य जो उसकी वो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रख के ही किया गया है। दूसरी बात, ये एक आर्थिक रूप से इसलिए भी आवश्यकता है कि जो रिजर्वेशन के ऊपर जो पार्टियां राजनीति करती हैं उनमें क्या हुआ है। आखिर आप देखिए कि जो कुछ लोग, जो कुछ परिवार या जो कुछ लोग सत्ता पे आ गए, जिन्होंने राजनीति करके उसमें उस पे आ गए, उन्हीं के परिवार के लोगों को ही रिजर्वेशन के बेनिफिट मिल रहे हैं। उनकी जातियों में जो पिछड़े लोग हैं उन तक पहुंचता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक आधार का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नहीं, ये तो एक नया आपने एक इनोवेशन किया है ना कि आर्थिक आधार किन जातियों को लिया जाएगा, किस उसका पैमाना क्या होगा, असेस किस बार आधार पे किया जाएगा? नहीं, तो वो जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को आइडेंटिफाई करके उनके लिए 14% अलग से किया। बेसिकली क्लास नहीं, वो जातियां कौन सी होंगी ये बता पाएंगे आप? वो जातियां कौन होंगी? ये क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये जो 14
आपने 14% जो जातियों जिनको आरक्षण मिला है वो आइडेंटिफाई करके जो अलग अलग जातियों के आपने नाम लिए वो ही जाति है। नहीं, वो तो अलग है उससे, इसीलिए तो 68% हो रहा है। आपको मैं दोबारा बता दूं कि 21% जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जातियों को 16%, अनुसूचित जनजातियों को 12%, आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को 14% और विशेष पिछड़ा वर्ग जो बनाया गया है जिसमें कि गुर्जर और दूसरी लोहार, रेवाड़ी, गडरिया ये जातियां हैं, इनको 5% अलग से देने की बात की गई है। तो आप जो 14% आर्थिक रूप से पिछड़े, वो कौन लोग होंगे, किस जाति के होंगे? हाँ, तो वो अलग से आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन वो जातिगत उन जातियों को आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो कह रहे हैं कि अपर कास्ट में इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन देंगे, वो नहीं है इसमें, मैं ये कहना वाला। अच्छा, ठीक है, रहिए आप मेरे साथ, आते हैं हम आपके पास में। जी, आलोक शर्मा साहब कुछ कह रहे थे। जो आपने प्रश्न किया था जी कि क्या ये इम्प्लीमेंट होगा, तो वहाँ पे विधानसभा में ये भी प्रस्ताव पास किया कि अल्टीमेटली ये सेंटर पे जाएगा और सेंटर इस लिमिट को एक्सटीड कर सकते हैं 50% से ऊपर, उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और कई स्टेट्स में चल रहा है ये एडिशनल, तो ये नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं। मैं आता हूँ, वो क्यों नहीं होगा इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आलोक जी। जी सर, अब 2-3 चीज़ें सामने निकल कर आई। एक तो जातियों का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, वो कौन सी जातियां होंगी, उसके लिए कोई कमीशन बनेगा कि नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय क्लैरिटी के साथ नहीं बता पाए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी ओमवीर जी ने कहा कि संविधान के खिलाफ जाकर कोई चीज़ है, मैं समझता हूँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर कोई भी है, किसी भी कास्ट से है, कोई रिलीजन से है, अगर उनको हम आगे लाने के लिए कोई प्रयास करते हैं तो संविधान में भी आज तक 100 से ज़्यादा के परिवर्तन आए हैं और उसके अंदर अमेंडमेंट जिस तरह के आए हैं वो हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। संविधान में भी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले बहुत बार बदले हैं, लेकिन अभी तक जो प्रक्रिया अपनाई गई है बीजेपी की सरकार के द्वारा, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति से और मोहन भागवत जी की जो स्टेटमेंट आई है मात्र उससे प्रेरित होकर नजर आई है। अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह सामने हैं, जैसा कि पहले वक्तव्य में भी मैंने कहा कि 2008 में भी इसी तरह का बिल आया और उसके बाद फिर उसको स्टे कर दिया गया। क्या बीजेपी जो बार बार कहती है कि साहब कुछ ही वर्गों ने इसका फायदा लिया, क्या क्रीमी लेयर को हटाने जा रही है बीजेपी? मोहन भागवत जी का जो बयान आया उसका पूरी तरह से बीजेपी ने पुरजोर तरीके से खंडन करना चाहा। मैं समझता हूं बीजेपी इस आरक्षण के मुद्दे को छेड़कर मात्र राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। जी ओमवीर जी, आप कुछ कह रहे थे। मेरा कहना ये था, अग्रवाल जी जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे जी, ये बहुत ही क्लेवरली चालाकीपूर्ण लिया गया एक कदम है। इसीलिए ये जानबूझ कर ये नहीं बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए है। कौन सी जाति के गरीब हैं? वो जो लोग ऑलरेडी SC ST OBC सारे गरीब ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन है, तो क्या ये उनको डबल रिजर्वेशन देंगे? ऐसा तो प्रावधान ही नहीं है। OBC में क्रीमी लेयर है, वो निकल गया, उसके गरीब को ही मिल रहा है। SC ST में रिजर्वेशन है ऑलरेडी। तो ये जो फॉरवर्ड कास्ट थी, फॉरवर्ड कम्युनिटी थी, जो रिजर्वेशन को खत्म करने के पीछे लगी हुई थी, उन्होंने ये एक चाल चली है कि भाई इकोनॉमिक दे दो। अदरवाइज ये बता नहीं पा रहे हैं कि कौन से सिस्टम से आप असिस्ट करेंगे, कौन गरीब है। और दूसरी बात जो शर्मा जी अभी कह रहे थे कि भाई संविधान की जो आत्मा की बात है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज ऑन डेट अमेंडमेंट आए, दैट इज ए सेकंड थिंग। एज ऑन डेट संविधान किसी भी कीमत पे ये नहीं कहता कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। ठीक, गोपाल जी आपसे कई सवाल किए गए, ओमवीर जी ने भी किया और आलोक शर्मा साहब ने भी कहा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हम तो ये कह रहे हैं कि जो बार बार इस बात को ले रहे हैं कि भाजपा और संघ का आरक्षण के खिलाफ जो विचार है वो बदल गया, उसके लिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो वर्तमान आरक्षण की जो पद्धति है या जो कोटा रिजर्वेशन क्लास बेस्ड है, उसके लिए हम लोग ना संघ इसके अगेंस्ट है, ना वर्तमान स्थिति को बदलने के फेवर में ना संघ है ना भाजपा है। हमारी दोनों तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया। फिर भी अगर किसी को कोई दोबारा से कंफ्यूजन है तो हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान आरक्षण की पद्धति या स्थिति को कोई बदलने के लिए पक्ष में नहीं है। अब दूसरी बात यह है, जो राजस्थान की बात है उसमें जो दूसरा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यह फॉरवर्ड क्लास में भी या जो अनरिजर्व उनमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए एक घुसाया हुआ प्रावधान है। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें स्पष्ट है कि बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, एज ए क्लास उन्हें दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास में या जाति में। फिर इसको हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैसे माने? ये तो फिर कास्ट बेसिस ही हो गया। आपने बता, मान लो इकोनॉमिकली
जो नहीं, अगर इकोनॉमिकली ले रहे हैं तो आप अपर जो कास्ट हैं उनके भी बैकवर्ड्स को ले लीजिए इकोनॉमिकली। नहीं, उसमें भी आप केवल कास्ट बेसिस पर ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड ढूंढ रहे हैं। ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग कर दिया काम आपने। कास्ट, ऐसी कई कास्ट है देश में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है परिस्थितिवश, उन कास्ट को आइडेंटिफाई करके, यानी आप तो फिर तो आप कह रहे हैं ना कि आप अगड़ों को भी आरक्षण देंगे, तो अगड़ी जातियां जो है उनको भी आरक्षण मिलेगा। अगड़ों की जाति तो अगर ऐसे जाति अगर कोई फॉरवर्ड है जो उन्नत है तो उसमें से इकोनॉमिकली बैकवर्ड थोड़ी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी। अगर हमारे देश में कुछ जातियां हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उन पिछड़ी जातियों को आइडेंटिफाई करके उनके लिए रिजर्वेशन है। नहीं, अच्छा गोपाल जी, एक और चीज़ है इसमें, ये कहा जा रहा है कि जो आप जाएंगे केंद्र सरकार के पास, उससे संविधान संशोधन करा करके उसको नवी अनुसूची में जारी किया जाएगा। इसमें इसका कोई टाइम फ्रेम है? क्योंकि ये तो कई बार हो चुका है, इसको हाई कोर्ट की तरफ से कई बार स्ट्रक डाउन किया जा चुका है। ये तो बहुत बड़ा लार्ज डिबेट है। कारण क्या है कि ये जो समस्या, जो रिजर्वेशन की समस्या आ रही है, वो 50% में पूरी फुलफिल नहीं हो रही है। कई प्रदेशों में है, केवल अभी राजस्थान की बात क्यों लेते हैं, और भी स्टेट्स हैं, कर्नाटक है, आंध्रा है, सब जगह, कई जगह कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा, ये सब ने 50% की कोटा को क्रॉस कर लिया है। तो इसलिए यह केवल ये राष्ट्रीय समस्या के रूप में इसको देखना है कि इसको केंद्र सरकार इसको क्या करेगी और कोर्ट उसका क्या संज्ञान लेगी। अच्छा, तो ये लार्जर इशू में और जाएंगे, ये तो प्रोसेस, तो लीगल प्रोसेस तो अपनाना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जो मीणा जाति है राजस्थान की, वो भी इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि साहब हमें इस तरह का ये आरक्षण जो आपने किया है ये पसंद नहीं है। तो एक राज्य में जाति संघर्ष की भी आशंका बन गई है। देखिए, जब भी आप रिजर्वेशन के लिए जाएंगे तो यह एक संघर्ष की स्थिति तो आ ही रही है, हर पूरे देश में कई जगह देख रहे हैं। तो यह जो स्थिति है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जब स्टेक होल्डर्स आपस में डिमांड करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, लेकिन जो सत्ता में है या जो राज्य कर रहे हैं उसको उन कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो लार्जर इंटरेस्ट में देश में होगा वैसा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो राजस्थान गवर्नमेंट को लगा कि जाति को वहां पे आरक्षण देना है, वहां की अति पिछड़ी आर्थिक जातियों को आरक्षण देना है, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया। पूरे देश में SC, ST बहुत सारी जातियां, और यह कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया है, और हम भी भाजपा की तरफ से भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज जो देश की समस्या है, पिछड़े वर्ग को ऊपर लाने के लिए आरक्षण बहुत आवश्यक है, और उससे कहीं ना कहीं तो फायदा ही हुआ है देश को ओवरऑल सिनेरियो में। हाँ, कुछ जातियों को छूट जाती है या कुछ होता है तो वो संघर्ष चलेंगे, वो तो डेमोक्रेसी में सबको अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। नहीं, कुर्बान साहब ने कहा कि आपने एक जातिगत संघर्ष राजस्थान में शुरू कर दिया है। पहले आप डिबेट कर लेते, कम से कम ये जो आज संघर्ष शुरू हुआ है इस पे कहीं ना कहीं विराम लगता। डेमोक्रेसी में तो होएगा ही ना। नहीं, मान ली बात हमने, संघर्ष नहीं होना चाहिए, वहां पर डायलॉग होना चाहिए। आलोक जी ये कह रहे हैं कि आपने आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं की। पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाए? अगर आपकी मंशा थी तो आप ये बिल पार्लियामेंट में लेकर आते। आप जाट आंदोलन 2008 से चल रहा है, तो कांग्रेस कुछ आपने क्यों नहीं बना ली इतनी देर? हम तो देखिए, मैं बिल्कुल सहमति बनाई गई थी, ऐसा नहीं है कि पहले सहमति नहीं बनाई गई है। फिर ये क्यों दिक्कत? देखिए, ओबीसी का जब आप लेकर आए 91 में, जब जिस तरह से हुआ, वीपी सिंह की सरकार को आप सपोर्ट कर रहे थे, आपने देखा संघर्ष कैसा रहा सड़कों पर। आपने आज फिर एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं पहले डायलॉग हो, चर्चा हो। रिजर्वेशन के इशू पे कंसेंसस पूरे देश में बना लिया अभी तक? नहीं, हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी साहब कुछ कर लेते पहले। हो रही है जी, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। तो ये बन ही नहीं। आपने जातिगत आरक्षण को और आगे बढ़ा दिया आपके पास में। जी, ओमवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, देखिए, जो अपने बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं कि अपने स्टेक के लिए हर कोई संघर्ष करता है, वो करता है। मेरा कहना ये है कि जब से गवर्नमेंट बनी है 20-22 साल हो गए रिजर्वेशन को लगे, इसमें कोई हंगामा नहीं था। जैसे जनरल इलेक्शन आए 2014 के, तो कांग्रेस ने एक रिजर्वेशन दिया, और अब बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद रिजर्वेशन ही एक इशू बचा है इस देश में, क्योंकि ये रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरा इनसे एक अनुरोध है, सेंटर में बड़ी अच्छी मेजोरिटी के साथ बैठे हैं, कि इस देश में आप रिजर्वेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दें। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस स्टैंड को ये ले लें। जिसकी जितनी परसेंटेज है जाति की, जातिगत गणना इनके पास ऑलरेडी है,
उसके आंकड़े जारी करें और जितनी जिसकी भागीदारी है उतना रिजर्वेशन उसको दे दें। अगर कोई जाति 4% है उसको 4% दिया जाए। पूरे आरक्षण की नीति पर ही खारिज कर दी जाए। नहीं, अगर ये इस तरह उतारू है रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए, तो ये क्यों नहीं 4%, जो 4% लोग हैं उनको 4% दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, एक फॉरवर्ड कास्ट की पॉपुलेशन, अप्रोक्स पॉपुलेशन इस देश में 14-15% है। राजस्थान में 14% होगी, 15% होगी। 14% आपने उनको रिजर्वेशन दे दिया वहाँ ऑलरेडी। इट मीन्स आपने उस जाति के शेयर के बराबर रिजर्वेशन दे दिया। वेराज ओबीसी देश में करीब 60% है, उसमें 27% रिजर्वेशन दिया हुआ, फिर आप उसको भी बढ़ा दो, 60% कर दो। गोपाल जी, मेरे पास दो बयान है। एक बयान है राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं राजा राम मील। उन्होंने कहा है कि सरकार गुर्जरों को आरक्षण देना चाह रही है, पर उन 75 जातियों का क्या होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग में उनसे भी ज्यादा कमजोर हैं। एक और दूसरे सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं सुरेश मिश्रा साहब। उन्होंने कहा है कि ये एक मीठी गोली देने की कोशिश की है, क्योंकि अगर इस विधेयक को जो पारित कराया गया है प्रस्ताव, उसको अगर संसद की अनुमति पहले ले ली गई होती तो ये इसके कोई मायने होते। अभी तो इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि नवीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अदालतें इसको खारिज कर देंगी। नहीं, देखिए, इसमें तो मेरे को ये कहना है कि ये जो कह रहे हैं कि पहले केंद्र की अनुमति ले लेते, प्रक्रिया तो ये है कि प्रदेश अपने आप रेजोल्यूशन वहां से विधेयक या कानून पास करेंगे, उसके बाद केंद्र को उसका भेजेंगे उसके संशोधन के लिए। तो इसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये फेल हो जाएगा, इस पर स्ट्रेटेजाइज किया है, ये सब तो सोचना और इनका कहना ये तो क्योंकि दूसरी जाति है उससे वो इसके कारण ये कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अग्रवाल साहब, 2008 में सेम चीज हुई है जो मिश्रा जी ने कही है। 2008 में आप ही की सरकार ने ऐसा किया और फिर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। नहीं, तो उसके बाद जो अभी केंद्र सरकार को भेजेंगे, अभी तो ये जो नहीं भेजेंगे तब होगा, तब की बात है। अगर हाईकोर्ट में कल कोई चला जाता है तो क्या वो छलावा नहीं होगा उन 14 या 16 जो भी परसेंटेज जो अन्य जातियों को आप देना चाहते हैं? 2008 में तो केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी ना, इसलिए जो प्रदेश सरकार ने भेजा आप लोगों ने मना कर दिया। आप आरक्षण के खिलाफ है, फिर बताइए। हमने मना नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। बहस जो है वो वन अपमैनशिप पे आके रुक जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के नहीं कहा। गोपाल जी, बहुत मैं सफाई के साथ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप वाकई अगर आरक्षण के पक्षधर हैं और ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है इसको लेटर एंड स्पिरिट में लागू कराना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी तक जो प्रावधान किए गए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? जो एक स्टेट गवर्नमेंट की आरक्षण की नीति है और केंद्र की आरक्षण की नीति, इसको रिकंसाइल तो केंद्र में करना पड़ेगा। किसी प्रदेश में कोई पिछड़ा वर्ग या किसी प्रदेश में कोई जाति को आरक्षण है और हर प्रदेश में अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट है। आज भी आपको मैंने जैसे बताया कि आंध्र, उड़ीसा और कर्नाटक में तो 50 से ज्यादा हो रहे हैं। अब जो 50% की लिमिट है और किस प्रदेश में किस जाति को आरक्षण देना, उसमें भी बहुत फर्क है। कई प्रदेश में देखिए अग्रवाल जी, मैं बताऊं आपको, जो आंध्र और कर्नाटका का आपने जिक्र किया, वहां पे जिस समय इंदिरा साहनी केस आया था, जिस समय मंडल लागू हुआ था, उस समय ऑलरेडी स्टेट्स में रिजर्वेशन उससे पहले ज्यादा दिया जा रहा था और कहीं 65 कहीं 68% ऑलरेडी था। और इंदिरा साहनी केस में इसका ऑनरेबल कोर्ट ने जिक्र किया था कि उसका एक ग्राउंड दिया गया था कि उन स्टेटों में ओबीसी की पॉपुलेशन है, मे बी 80%, 75%। जी ओम वीर जी, माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूँ कि इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जुड़ गए हैं। हम बिल्कुल इस चर्चा के अंतिम चरण में हैं। मैं चाहता हूँ कि हम उनकी टिप्पणी भी ले रहे हैं। इम्तियाज साहब, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे आपसे कि आप इस राजस्थान विधानसभा द्वारा आरक्षण के संबंध में जो प्रस्ताव पारित किया गया है किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं जितना सुन पाया हूँ उसके आधार पे बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ एक पहल की गई है कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन दिया जाए, और मैं समझता हूँ वो इंतहाई गलत है, इसलिए कि संविधान में जो आरक्षण दिया गया था वो जातीय आधार पे दिया गया था, और आर्थिक परिस्थिति किसी भी आदमी की या किसी भी समुदाय की व्यक्तिगत होती है, वो सामूहिक नहीं होती है। जबकि रिजर्वेशन उन जातियों को दिया जाएगा जिनका के बैकवर्डनेस सामूहिक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उसमें एक कमज़ोरी है। और दूसरी बात यह है कि
सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक सीमा निर्धारित की हुई है और उससे ज़्यादा रिजर्वेशन अगर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन उसको मान्य नहीं समझेगी और उसको रद्द कर देगी। लेकिन इम्तियाज साहब, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ओडिशा में, कर्नाटक में पहले से ही 50% से ज़्यादा आरक्षण है और वो चला आ रहा है, लागू है। नहीं, वो सही है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि वहाँ कहीं पे भी आर्थिक आधार पे नहीं है, वहाँ पे जातीय आधार पे है। रिजर्वेशन की पूरी व्यवस्था जो है वो जातीय आधार पे निर्धारित है, वो इनकम या गरीबी इसके आधार पे नहीं है, क्योंकि गरीबी जो है या इनकम की कमी या उसके पास रिसोर्सेस की कमी वो व्यक्तिगत है, वो सामूहिक नहीं है जी। तो रिजर्वेशन उसको देना चाहिए जिसकी की बैकवर्डनेस सामूहिक है और जो ऐतिहासिक है। यहाँ तो समस्या यह है कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में भी अच्छी हैसियत बना सकता है, उसकी इनकम बढ़ सकती है, उसका स्टेटस बढ़ सकता है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन देना स्वयं अपने में बुनियादी गलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ओमवीर जी आपका, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आपका और आलोक शर्मा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान विधानसभा द्वारा जो आरक्षण का नया प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें अभी काफ़ी दांव-पेच है और देखना ये होगा कि ये किस तरह से लागू हो पाता है और अदालतें इस बारे में क्या स्टैंड लेती हैं। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।